हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.5 का एक चैप्टर जिसका नाम है द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मैसेज है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको लिखा है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1981 को। कहाँ पर? मऊ। जो कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आता है मऊ। इन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी कैम्ब्रिज कोलंबिया से पढ़े थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की थी। बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया। चेयरमैन भी रह चुके थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इसीलिए इन्हें जो द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इंडिया का। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, जो है भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, सर्वोच्च सिटीजनशिप का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो इनको मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने इस चैप्टर के अंदर ना लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी जैसी चीज़ों के बारे में बात की है। और एक हीरो वर्कशिप मतलब किसी एक इंसान की इतनी पूजा करना कि आप आंख बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर दो, अपनी सारी लिबर्टी, आज़ादी उसके हाथों में, उसके चरणों में डाल दो। तो इसका इसका खंडन किया इन्होंने। बोला कि ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आगे चलकर ये डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही बन जाएगी और आपका जो नेशन है पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, pillars of democracy. If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. तो वो कहते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला इनके जहन में एक चीज़ आती है कि हमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मतलब कानूनी तरीके, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है उन तरीकों का पालन करते हुए, लॉ, नियम कानून का पालन करते हुए हमारे सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए। ठीक है, when there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional method. आज़ादी के पहले हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं थे, कानूनी कानूनी व्यवस्था नहीं थी हमारे लिए, तो हमने तब गैर कानूनी तरीके अपनाए। तो वो हमारे लिए सही थे उस समय क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं था। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। लेकिन अगर आपके संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं, भारत के संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं, तब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, तब उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर तभी भी आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज़ किया तो क्या होगा, देखिए। These methods are nothing but grammar for anarchy and the sooner they are abandoned the better for us. अगर आपने इन मेथड्स को यूज़ किया, गैर कानूनी तरीकों को यूज़ किया, तो ये ग्रामर ऑफ एनार्की है। मतलब एनार्की मतलब होता है अराजकता, विद्रोह का माहौल। ठीक है, तो अगर आपने इन मेथड्स को छोड़ा नहीं तो जल्दी ही आप एक विद्रोह के माहौल को बना दोगे। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है नकारना, मना करना। तो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को नकारना है। ठीक है, the second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. कहने का मतलब क्या है कि दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी एक इंसान के चरणों में अपनी सारी आज़ादी, अपनी सारी कैसे राइट्स को डालना नहीं है, हालांकि वो कितना भी महान इंसान क्यों ना हो। अगर उसका साथ में पावर आ गया कि वो आपको दबा सकता है तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। ठीक है, देश के लिए सही नहीं होगा। देर इज़ नथिंग रॉन्ग in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country. rendered का मतलब होता है त्याग करना या फिर देना। तो
इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी है, त्याग दी है, उनका आप सम्मान करें, उनका आधार प्रकट करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट देयर आर लिमिट्स फॉर ग्रेटफुलनेस, एज हैज़ बीन वेल सेड द Irish patriot Daniel O'Connor. No man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of his chastity, and no nation can be grateful at the cost of liberty. तो उन्होंने कहा कि ग्रेटफुल होना, आभार प्रकट करना, थैंक यू बोलने की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसा आयरिश पेट्रियट इसराइल आयरलैंड में रहने वाले पेट्रोल डैनियल ओ कॉलर ने कहा था, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले डैनियल ओ कॉलमन ने कहा था कि किसी कोई भी इंसान, कोई भी मतलब मनुष्य, मतलब आदमी, कोई भी आदमी अपने सम्मान के बदले में आपसे आभार प्रकट नहीं करेगा। कोई महिला अपने लाज, प्योरिटी, मॉडेस्टी, ठीक है, शर्म के बदले आपका सम्मान नहीं करेगी। और एक नेशन अगर आप उससे उसकी आज़ादी छीन लो तो वो आप कितना ही महान काम कर लो, वो आपका सम्मान नहीं करेगी या फिर नहीं करना चाहिए। दिस caution is far more necessary in case of India than in the case of other country for India. भक्ति फॉर इंडिया, देखो क्या बोला है कि ये जो कॉशन है कि भक्ति, आप इतना अंधी भक्ति मत करो कि आप सामने वाले की गलतियां भूल जाओ, ये इंडिया में ज़्यादा रेलेवेंट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। क्यों बताया गया है? भक्ति और what may be called the path of devotion or hero worship plays an part in the politics unequaled in magnitude by the part in place in the politics of any other country in the world। क्योंकि ना ये जो अंधभक्ति है, ठीक है, कि आप आंखें बंद करके किसी भी बहुत पूजा कर रहे हो, ये भारत में ज़्यादा मात्रा में अनइक्वल्ड इन मैग्नीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन पॉलिटिक्स। ठीक है, भक्ति इन रिलीजन में बी रोड टू द salvation ऑफ सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज श्योर रोड टू डिग्रेशन एंड इवेंचुअली डिक्टेटरशिप। अगर आप अपने धर्म के अंदर पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, तो उससे शायद आपको मोक्ष मिल जाए। सैल्वेशन ऑफ सोल का मतलब मोक्ष मिलना, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर आप अगर ये करते हो, हीरो वर्शिप करते हो, तो ये डिग्रेशन, मतलब देश को डुबाने वाली बात हो जाएगी और आगे चलकर डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और डिक्टेटरशिप, तानाशाह बिल्ट हो जाएगा। ठीक है, on the 26th of January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. तो ये जो लेसन था, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले लिखा था, 26 ऑफ जनवरी 1950 से पहले लिखा है। तो उन्होंने बोला कि 26 ऑफ जनवरी 1950 के बाद हम लोग एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में आने वाले हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन ऐसा होने वाला है। कौन सी दो चीज़ें जो अलग अलग है लेकिन एक साथ आ रही है? कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हम पॉलिटिकली तो सेम हो जाएंगे, लेकिन सोशली और इकोनॉमी हमेशा अलग रहेंगे। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप कहते हो कि हम सब समान हैं और एक तरफ सोशली और इकोनॉमिकली हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है सोशली और इकोनॉमिकली। ठीक है, अच्छा। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one value। कि जब हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो हम एक मैन, मतलब एक इंसान का एक वोट है और उस वोट का वैल्यू भी एक ही है, सबका वोट समान है, ये तो हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम लोग वन मैन वन वैल्यू, कि एक इंसान का जो वैल्यू है वो दूसरे इंसान के वैल्यू के बराबर है, इसको हम लोग इसको हम लोग अपना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको अभी तक हमने नकारा हुआ है कि वन मैन और वन वैल्यू, हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और उसी को ये ख़त्म करने के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने इस चैप्टर को ड्राफ्ट किया है, बनाया गया है। ठीक है, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम कब तक इस कॉन्ट्रडिक्शन में रहेंगे कि एक तरफ हम बोलते हैं कि सब समान है और सोशल और इकोनॉमिकली हम असमान रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल इकोनॉमिक लाइफ। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी
will do so only by putting our political democracy in peril. अगर हम लंबे समय तक ऐसा ही डिफरेंस बना के रखें कि पॉलिटिकली सब कुछ समान है लेकिन सोशली इकोनॉमिक सब कुछ समान नहीं है, तो एक टाइम ऐसा है कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। पेरिल का मतलब होता है खतरे में पड़ जाना। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट और एल्स those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built. तो अगर हमने इस कॉन्ट्रडिक्शन को हटाया नहीं तो जो समाज का जो ग्रुप जो इनइक्वालिटी का शिकार बना है वो एक दिन ना इस लोकतंत्र को बहुत ही जड़ से उखाड़ देगा, विद्रोह कर देगा, जो इस असेंबली ने लेबरसली मतलब बहुत ही मेहनत से बनाई है, खड़ी की है। The second thing we are wanting in is recognition of principle of fertility. Fertility का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, एकजुटता, बेसिकली भाईचारा। तो आपको भाईचारा भी मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों से भाईचारे का व्यवहार रखना पड़ेगा, ठीक है। What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians if Indians being one people. फर्टिलिटी का मतलब होता है कि सब जो हमारे इंडियंस है वो भाई है, ठीक है, एक कॉमन ब्रदरहुड है हमारे बीच में, इसको मानना पड़ेगा। इट इट इज द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेटरी टू सोशल लाइफ। यूनिटी मतलब एकता और सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये प्रिंसिपल से क्या होगा कि फर्टिलिटी आने से ना हमारे सब लोग की जो एकजुटता है और यूनिटी अखंडता बन जाएगी, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव, इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, ये बहुत ही कठिन है इसको अचीव करना। हाउ डिफिकल्ट इज कैन बी रियलाइज फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड टू जेम्स Brains in his volume of America Commonwealth about the United States of America. The story is, I suppose, to recount it in words of Brains himself that. तो ये बोल रहे कि ये कठिन क्यों है एकजुटता और फ्रेटर्निटी लाने का, इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि अमेरिका का एक स्टोरी बताते हैं वो। क्योंकि अमेरिका में अगर देखो, अमेरिका में जातिवाद नहीं था, बट थोड़ा रेसिज्म था, काले गोरे का फर्क था, लेकिन जातिवाद नहीं था, तो भी उनको इतनी दिक्कत हुई। तो जब इंडिया जैसा देश जहाँ पर जातिवाद भी है, वहाँ पर फ्रेटर्निटी लाने के लिए कितना मशक्कत करनी पड़ेगी। तो स्टोरी इस प्रकार की है कि सम ईयर्स अगो अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च was occupied at the triennial convocation in revising its liturgy. It was thought desirable to introduce among a short sentence prayer a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, "O Lord, bless our nation." ठीक है, तो क्या हुआ कि एक चर्च था, वहाँ पे 300 बार 300 कॉन्वोकेशन 300 टाइम उसका अधिवेशन हुआ, और वहाँ पर ना लिटर्जी मतलब प्रेयर्स, प्रार्थनाओं में थोड़ा सा चेंज करने का एक प्रस्ताव रखा गया। तो वहाँ पर जो न्यू इंग्लैंड के जो पीपल थे, उन्होंने बोला कि हाँ, प्रस्ताव को हम लोग मानते हैं, और एक नया वर्ड जोड़ते हैं हमारे प्रार्थनाओं में। वो वर्ड क्या था? ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन। ठीक है, अभी नेशन वर्ड पे ध्यान देना आप, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, आफ्टर एक्सेप्टेड वन आफ्टरनून ऑन द spur of moment, the sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing too definite a recognition of national unity, that it was dropped, and instead there were adopted the word, "O Lord, bless these United States." जैसे ही ये वर्ड "ओ लॉर्ड ब्लेस अवर नेशन" पास हुआ, अगले ही दोपहर, अगले ही दिन बेसिकली, बहुत सारे लेटी मतलब मेंबर्स, जो मेंबर्स थे चर्च के, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये वर्ड निकाल दो, क्योंकि इसमें जो नेशन है ना, वो यूनिटी दिखा रहा है कि पूरा देश एक साथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे "ओ लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड स्टेट्स" आए, क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को ही नेशन मानते हैं। तो इस प्रकार एक प्रार्थना के अंदर वर्ड्स को चेंज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पर जातिवाद नहीं है। तो सोचिए, इंडिया जैसे देश में जातिवाद को हटाकर फ्रेटर्निटी लाना कितना मुश्किल होगा। ये
आम्बेडकर जी कहते हैं, देयर वॉज सो लिटिल सॉलिडेटरी इन यूएसए, बहुत ही कम भाईचारा और एकजुटता थी वहाँ पर एट द टाइम व्हेन दिस इंसिडेंट अकर, दैट द पीपल ऑफ द अमेरिका डिड नॉट थिंक दैट दे वर अ नेशन। तो उनको लगता था कि हम एक देश नहीं है, हम एक नेशन नहीं है। इफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वर अ नेशन, हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर अ नेशन। जब यूनाइटेड स्टेट्स जैसा देश अपने आप को एक नेशन नहीं समझ पा रहा है, तो इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा अपने आप को एक देश, एकजुट देश समझना। आई रिमेंबर द डेज व्हेन politically minded Indians represent the expression the people of India, they preferred the expression the Indian nation। मुझे याद है कि जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राजनेता अपने स्पीचेस में बोलते थे और वहाँ पर इंडिया को एक नेशन के नाम पे प्रकट करते थे कि इंडिया एक देश है। I am I am of the opinion that in believing that we are a nation, we are chasing a great delusion. How can people divided into several thousands of caste can be a nation? वो कहते हैं कि मेरे अनुसार तो हम लोग अगर इंडिया को नेशन बोल रहे हैं तो हम लोग एक डिल्यूजन में जी रहे हैं, मतलब गलत धारणा में जी रहे हैं, क्योंकि एक देश जो इतने सारे कास्ट, हजारों कास्ट में बटा हुआ है, वो एक नेशन कैसे हो सकता है। The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us। जितनी जल्दी हम ये जान लेंगे कि हम अभी तक एक नेशन नहीं बने हैं साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, फॉर देन ओनली वी shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal। तो तभी हम क्या कर पाएंगे कि हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए, नेशन बनने के लिए स्टेप्स ले पाएंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे हम नेशन है और गलत धारणा में रहेंगे तो स्टेप्स भी ले नहीं पाएंगे। ठीक है, द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, फार मोर डिफिकल्ट दैन इट हैज़ बीन इन द यूनाइटेड स्टेट। और ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, और उससे तो बहुत डिफिकल्ट होगा जितना यूनाइटेड स्टेट्स में था, क्योंकि वो देश कैपिटलिस्टिक देश था। ठीक है, समृद्ध देश था, तो भी इसमें उतना इतना डिफिकल्ट था, तो हमारे देश को तो बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो यूनाइटेड स्टेट हैज़ नो कास्ट प्रॉब्लम, इन इंडिया देयर आर कास्ट, द कास्टेस आर एंटी नेशनल। देखिए बहुत ही पावरफुल वर्ड यूज किया उन्होंने, एंटी नेशनल। एंटी मतलब होता है ऑपोजिट, किसी भी वर्ड का आप लगा हुआ तो ऑपोजिट, तो एंटी नेशनल मतलब क्या होता है, देश के विरुद्ध, बेसिकली देशद्रोही। देखिए अब एंटी नेशनल बोल दिया उन्होंने, बोला कि जो लोग कास्ट को मानते हैं, जो लोग कास्ट में डिवीजन करते हैं, वो लोग एंटी नेशनल है। देखो सही बात है कि किस एंगल में, देखिए कि एंटी नेशनल, नेशनल का मतलब क्या होता है, सब लोग एक है। अगर आप कास्ट में एक दूसरे को बांट दोगे तो आपने क्या करते, नेशन को डिवाइड कर दिया, तो आप नेशन के विरुद्ध हो गए, इस प्रकार से आप एंटी नेशनल बन जाते हो। ठीक है, कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने इस वर्ड को यहाँ पे इंटेलिजेंट तरीके से यूज किया है। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे आर ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। पहली बात तो वो लोग क्या करते हैं, सोशल लाइफ में सेपरेट करते हैं, ये कास्ट वाले अलग, ये कास्ट वाले अलग। सेकेंड, दे आर एंटी नेशनल ऑल्सो बिकॉज दे क्रिएट जनरेट्स जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड क्रीड। और दूसरा, ये लोग दो कास्ट के बीच में जलन की भावना और चिढ़, एंटीपैथी मतलब चिढ़ की भावना पैदा करते हैं, जिससे हमारे, इसलिए उनको एंटी नेशनल बोला है इन्होंने। ठीक है, बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी। लेकिन हमको इन सब परेशानियों से बाहर निकलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश एक नेशन के रूप में उभर कर आए। फॉर फर्टिलिटी कैन बी अ फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ नेशन। और भाईचारा तभी आएगा जब हमारा पूरा देश एक राष्ट्र की तरह खड़ा होगा। विदाउट फर्टिलिटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी देयर विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। और बिना फर्टिलिटी, भाईचारा, इक्वालिटी, एकता और लिबर्टी, आज़ादी के, आपका नेशन बस एक पेंट से लिखा हुआ नेशन होगा, उसमें कोई रियलिटी नहीं होगी। तो ये चैप्टर था जिसमें हमको एक मैसेज मिला, बहुत अच्छा चैप्टर था। और जो चैप्टर 26 जनवरी 1950 के पहले, उस दिन के पहले लिखा गया, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ रही है, लेकिन अपने माइंड में आपको सोशल और साइकोलॉजिकल इक्वालिटी भी लेकर आनी है। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।